हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हो और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को जो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कक्षकों की जब ऊर्जाओं की बात आप करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर आधारित होती है, यानी कि n पर डिपेंड करती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जाएं इस प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती है। तो जब आप En की बात करते हैं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि n के साथ En की यानी कि एनर्जी की डिपेंडेंस आप देख सकते हैं। ये वैल्यू जितना बड़ा होगा, ध्यान से समझना, अगर n जितना ज़्यादा बड़ा होगा असल में ये ओवरऑल ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, उतनी ही छोटी होगी। अगर ये वैल्यू छोटी मिलेगी तो इसका मतलब है कि नेगेटिव में कोई वैल्यू अगर छोटी है तो असल में वो उतनी ही बड़ी होती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि n पर डिपेंड करता है एनर्जी, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जाएं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं केवल मुख्य क्वांटम संख्या यानी n पर डिपेंड करती हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जाएं इस प्रकार से लिखी जा सकती है। तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन ये भी है कि n के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जितने भी सबसेल डिसाइड होंगे उन सब की एनर्जी बराबर होगी। कैसे? देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 था तो 1s बना। ठीक है, 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है 1s से, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ और यहाँ पर 2 मिला, यानी n का वैल्यू बराबर था। हमने क्या कहा कि n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जितने भी सबसेल डिसाइड होंगे उनकी एनर्जी बराबर रहेगी। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ठीक है, अब देखो 2 से ज़्यादा हो गया 3 का और 3 से ज़्यादा होगा फिर यहाँ पर 4 का और फिर होगा 5 का। तो बात ये आप समझ लें कि हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो एनर्जी डिसाइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या से डिसाइड होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर, और इन्हें चित्र संख्या 2.16 में दर्शाया गया है। हालांकि 2s और 2p कक्षकों की आकृतियाँ भिन्न होती है, फिर भी इन दोनों कक्षकों में 2s और 2p में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है, तो ऊर्जाओं की बात कर लें तो वो आप देखिए यहाँ पर, तो एक हम लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स के लिए और एक हम लिखेंगे अदर एटम्स के लिए। तो पहले अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे तो एनर्जी का ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं कि 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? यहाँ पर 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है। और 2s और 2p की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर n जो है वो 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, तो 1 से ज़्यादा 2 का होगा। और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो आप 3 का देखेंगे, 3 की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ? तो 3 में चाहे आप कितने भी ऑर्बिटल्स बनाओ, 3p हो, 3s हो, 3d हो, उन सब की एनर्जी बराबर होंगी। ठीक है, ये तो था हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन अदर एटम्स की जब आप बात करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? समान ऊर्जा वाले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने कहा ना कि जिनकी एनर्जी बराबर होती है, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स भी आपको मिलते हैं। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है। यह तटस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट इसकी कहलाती है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s में होता है। इस तरीके से 1s1 लिखा जाता है। यही इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, स्टेबल स्टेट मानी जाती है। इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा सर्वाधिक प्रबलता से आकर्षित रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में 2s और 2p या उच्च कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट वहाँ पर उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसे उसकी ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट कहा जाएगा। और अगर इसके अलावा वो 2s 2p या किसी हायर एनर्जी लेवल में जाए तो ऐसे में उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा, उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत अगर एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल अपनी मुख्य क्वांटम संख्या या कहा जाए कोष की संख्या पर, कोष पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कक्षक क्वांटम संख्या यानी उपकोष पर भी डिपेंड करती है। अर्थात दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए SPDF की ऊर्जाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। समझ आ रहा है इस चीज़ को? तो हमने क्या कहा, ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये अदर एटम्स के लिए बात की जा रही है जहाँ पर
हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा। इसी तरीके से 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। तो आप ध्यान से देखें कि एनर्जी का ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो एनर्जी डिपेंड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि l पर भी डिपेंड कर रही है। और फिर हम देखते हैं n+l रूल, और जहाँ पर जिस ऑर्बिटल के लिए n+l कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, किसी एक, तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्थात दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए s, p, d और f की ऊर्जाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। ये बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही है। किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों की ऊर्जाओं का जो क्रम होता है वो s, p, d, f होता है। किसी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो s की सबसे ज़्यादा, p की उससे कम, d की उससे कम, f की सबसे कम होती है। ऊर्जा स्तरों में यह अंतर अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, उच्च ऊर्जा स्तरों में यह अंतर अधिक होता है। कक्षकों की ऊर्जा का यह जो क्रम है, यानी कि s के लिए सबसे ज़्यादा, p के लिए उससे कम, d के लिए उससे कम और f के लिए सबसे कम, ये जो क्रम है ये लड़खड़ा सकता है। उदाहरण के लिए आप बात कर लें, ये आप जानते हैं कि 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होता है, 6s से ज़्यादा 5d का होता है, और 5d और 4f सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से 4f सिमिलर होते हैं, जबकि 4f से ज़्यादा एनर्जी 6p का होता है। इन सबको आप जानते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम n+l रूल को फॉलो करते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू और l की वैल्यू का आप ऐड करिए, जितना कम n+l वैल्यू मिलेगा उतनी ही कम उसकी एनर्जी होती है, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उपकोषों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आपस में बीच में प्रतिकर्षण होना बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि उपकोषों के अंदर भिन्न ऊर्जाओं का जो ये कारण है, मतलब एक उपकोषों के अंदर भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण भी बढ़ने लगता है। हाइड्रोजन परमाणु में क्या था कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, धनावेशित नाभिक प्रेजेंट था। इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा था, जिसे हम विद्युत अनुन्य क्रिया कहते हैं। जबकि एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होता है, एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण तो होगा ही, इसके अलावा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होना, प्रतिकर्षण भी होता है। इस प्रकार एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व जो है वो प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण पर अधिक निर्भर करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। सामान्यतः बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कोष से जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। सामान्यतः बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण अनुन्य क्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर हम बात कर लें कि नाभिक में धनावेश, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियस पे चार्ज कहते हैं, Ze से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का यह आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। अंदर कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण बाहरी कोषों का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आवेश को पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पाता है, ठीक है। अर्थात आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के धनावेश पर आंशिक आवरण के कारण इस आवेश का प्रभाव जो है वो पूरा तरीके से नहीं पड़ता है। इसे ही कहा जाता है, इसे आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण यानी शिल्डिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शिल्डिंग क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इसमें इस पैराग्राफ में आपको शिल्डिंग के बारे में बताया गया है। शिल्डिंग क्या होता है कि ये मानिए आप सबसे पहले, ये क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिटल्स इस तरीके से ना अरेंज किए गए हैं, इस तरीके से देखिए ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो ऑर्बिटल है ना, फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। ये सेकेंड ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ध्यान से आप देखिए,
कि आप जब देखेंगे कि हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, ZE होता है, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज ZE होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, ऐसे में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। यानी यहाँ पर एक आकर्षण बल काम करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी आकर्षण बल काम करेगा और बाहर जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं यहाँ से नाभिक के साथ उनका आकर्षण होगा। अब बात ये है कि एक बात आप मुझे बताइए कि आकर्षण बल जो होगा वो सबसे ज़्यादा किन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला है, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चार्ज को सबसे ज़्यादा फील करेंगे। सिंपल सा है, सिंपल ये है क्योंकि ये डिस्टेंस ना कम है, ये वाली डिस्टेंस सबसे कम है, ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस और भी बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस का जो चार्ज है या न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। दूसरी बात ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के आगे कौन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हुआ ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल जो है वो नाभिक का कम लग रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के जरिए जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से कहीं ना कहीं उस इफेक्ट को कम कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, एक शिल्डिंग का काम कर दिया गया है, यानी एक दीवार का काम कर रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप ये बात समझ लें कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए शिल्डिंग का काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में बैठे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाएंगे, जो उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएंगे जितना अट्रैक्शन अंदर वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे। इसी को कहा जाता है शिल्डिंग, यानी इसी को कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। तो इतना बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नाभिक का कुल आवेश, ध्यान से समझना इस चीज़ को। नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है उसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। यानी जेड इफेक्टिव क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन फील करेगा वही उसका क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण के बावजूद नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस किया गया आकर्षण बल भी बढ़ने लगता है। ठीक है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग तो होगी होगी, इसके बावजूद भी क्या होता है कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है ऐसे में क्या होता है, इस चार्ज के बढ़ने की वजह से आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनका इनसे अट्रैक्शन क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, बढ़ रहा होता है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की अनोन्य क्रिया की ऊर्जा, यानी कक्षक ऊर्जा जो होगी वो जेड यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ घटती है, यानी और ऋणात्मक होती जाती है। ज़्यादा ऋणात्मक होगी मतलब घट रही है। ठीक है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की अनोन्य क्रिया से जो कक्षक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं या अनोन्य क्रिया के लिए ऊर्जा जो रिक्वायर्ड है जिसको हम कक्षक ऊर्जा कह रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी असल में हम कह लेंगे वो घट रही है। अब बात करते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों अनोन्य क्रियाएं कोष के आकार, ध्यान से समझना, आकर्षण यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का आकर्षण, प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन। इन दोनों में बात करें, इन दोनों क्रियाओं की बात कर लें, ये कोष के आकार और उसमें उपस्थित कक्षक की आकृति, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी आकृति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर गोलाकार आकृति के एस कक्षक में बात कर लें, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में बाहरी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण अधिक प्रभावी तरीके से करता है। इसी प्रकार से पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा परिरक्षण करता है। और इसी प्रकार से अब बात कर लें, चाहे वे सभी कक्षक एक ही कोष में क्यों ना हो। इसके अलावा एक ही कोष में गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में और पी कक्षक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक के ज़्यादा पास अधिक समय व्यतीत करते हैं। सिंपल सा बेटा ये समझ लो कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में
एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा शिल्डिंग करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो डी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, ये पी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो डी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में क्या करते हैं, ज़्यादा शिल्डिंग करते हैं, मतलब ये ज़्यादा शिल्डिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शिल्डिंग कौन कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल, उससे कम पी ऑर्बिटल और सबसे कम डी ऑर्बिटल शिल्डिंग कर रहे होते हैं, ये बात आप ध्यान रखो। दूसरी बात ये भी है कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किसी कोष में मुख्य क्वांटम संख्या के लिए द्विगंशी यानी क्वांटम संख्या एल के मान बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस किया जाने वाला जेड इफेक्टिव घटने लगता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक मुख्य क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं तो उसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या होंगी, जैसे कि हमने एन की वैल्यूज़ के लिए एल की वैल्यूज़ लिखी, जैसे 3 है तो ऐसे में उसके लिए 0 1 2 होगा। अगर आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या हो रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ से 1 हुआ और अभी 2 हुआ। तो जैसे जैसे एल की वैल्यूज़ बढ़ेंगी किसी कोष के अंदर तो उसमें क्या होता है कि बढ़ने से, एल की वैल्यूज़ बढ़ने से जेड इफेक्टिव वहाँ पर बढ़ रहा होता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। क्यों, क्योंकि शिल्डिंग घट रही होती है। हमने कहा ना कि एस ऑर्बिटल जो होता है, अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा शिल्ड करता है, पी में उससे कम करेगा, डी में उससे भी कम करेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहाँ पर एल की वैल्यूज़ बढ़ रही है, इसका मतलब है आप किसकी ओर बढ़ रहे हो, डी की ओर बढ़ रहे हो, डी ऑर्बिटल्स की ओर बढ़ रहे हो। समझ रहे हो, इतना समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि P अर्थात P कक्षक की तुलना में S कक्षक और D कक्षक की तुलना में P कक्षक जो होते हैं वो नाभिक से ज़्यादा दृढ़ता से बंधा रहता है। P कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में S कक्षक के इलेक्ट्रॉन और D कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में P कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगी, ठीक है, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज एट्रैक्शन की वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा वहाँ एनर्जी रिलीज होगी। तो कहा जा रहा है कि पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में एस कक्षक और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, ठीक है, समझ आया। चूंकि इत्यादि बात ध्यान रखिए, चूंकि नाभिक के प्रति परिरक्षण की मात्रा भिन्न भिन्न कक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ये बात हमने डिस्कस करी है। अतः एक ही कोष में यानी एक ही मुख्य क्वांटम संख्या की ऊर्जा स्तरों का अगर विपाटन हो जाता है, ठीक है, एक कोष की अगर हम विपाटन की बात कर लें, उसके ऊर्जा स्तरों का विपाटन हो जाए तो ऐसे में बताया गया था कि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n और l दोनों के मान पर निर्भर करती है। गणितीय रूप से n और l पर कक्षकों की ऊर्जाओं की निर्भरता काफ़ी जटिल होती है, लेकिन n प्लस एल रूल यहीं से आया। लेकिन n तथा l के संयुक्त मान के लिए एक सरल नियम है जिसको हम n प्लस एल का नियम कहते हैं। n प्लस एल का मान जितना कम होगा कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का वैल्यू बिल्कुल बराबर मिलता है तो ऐसे में जिस कक्षक के लिए n का वैल्यू कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, ठीक है। ऐसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, चित्र संख्या सारणी में देख लो 2.5 में, यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाया गया है। एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर ले तो उसमें ऊर्जाएं दिखाई गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी विशेष कोष में उपस्थित विभिन्न उपकोषों की बात कर लें तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। हालांकि हाइड्रोजन परमाणु में इनकी ऊर्जाएं समान थी। हमने हाइड्रोजन एटम में देखा था कि अगर कोष की संख्या एक ही है उसमें कितने भी और सब सेल आप बना लो, ठीक है, उन सब की ऊर्जाएं ना बराबर होती हैं। अंत में यह बताना भी उचित होगा कि परमाणु संख्या Z के बढ़ने के साथ समान उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं, ठीक है। क्या बढ़ने की वजह से, Z इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता है। और Z इफेक्टिव कब बढ़ रहा होता है, Z इफेक्टिव तब बढ़ रहा होता है जब एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा होगा। एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि समान उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं, ठीक है, उतने टाइटली नहीं बंधे होंगे, वो ऊर्जाएं कम हो रही हैं, समझ रहे हो, सॉरी टाइटली बंधे होंगे बिकॉज क्योंकि एटॉमिक नंबर ना बढ़ रहा है। सिंपल सा है कि आप ये समझ लो कि एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता है। और हम ये देखते हैं कि सिंपली Z इफेक्टिव तब भी बढ़ता है जब जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ना एक ही सेल में ज़्यादा हो, मतलब एक ही सेल में बढ़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि नई सेल आई हो, एक ही सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रहे हैं तो वहाँ Z इफेक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है, ठीक है। और ऐसे में ये तभी होता है कि आप देख सकते हैं
यह बताना उचित होगा कि परमाणु संख्या यानी जेड इफेक्टिव के बढ़ने के साथ उपकोषों में कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का जो 2s कक्षक की ऊर्जा होगी वो लिथियम के 2s कक्षक की ऊर्जा के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है कि अब लिथियम में जाके घट गई। और इसी तरीके से आगे बढ़ोगे फिर सोडियम में जाओगे, भले ही सोडियम में क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर लिथियम में वही 2s ऑर्बिटल की एनर्जी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि एनर्जी आगे जा करके घट रही होती है। ठीक है, सेम ऑर्बिटल के लिए। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ा है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, सिंपल सी चीज़ को ऐसे समझो कि हमने ये कहा कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। अब हमने क्या कहा कि जैसे आप हाइड्रोजन से लिथियम पे आए, हाइड्रोजन से लिथियम पे आए, तो आप कह रहे हैं कि सेंटर पे यानी कि न्यूक्लियस पर क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर ये उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा। सिंपल है। अब बात आती है कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, क्योंकि हम सिंपल देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से लिथियम पे आओगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, तो ऐसे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो नए सेल में नहीं आ रहे, मतलब कोई नई सेल ऐड नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि उसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि एक ही सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, ऐसे में जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा था, तो एट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा लगेगा उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ऐसे में वो सेल थोड़ा सा अंदर खिसकेगा। ये वाला जो सेल है ये थोड़ा अंदर खिसकेगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उस सेल का साइज जो है, सॉरी, उस ऑर्बिटल का साइज जो है ना वो कहीं ना कहीं घट रहा होगा। और ऐसा इसीलिए हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, सबसे ज़्यादा है। लिथियम की और कम हो गई, सोडियम की और कम हो गई, और पोटेशियम की और कम हो गई। क्यों, क्योंकि इनमें जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, साथ में एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेल में बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वो जेड इफेक्टिव जो था वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा था। इसी वजह से ऑर्बिटल्स का साइज यहाँ पर घट रहा है। समझ रहा है इस चीज़ को, ऑर्बिटल का साइज घटेगा क्यों, क्योंकि उतना ही टाइटली बांधेगा, और ऐसे में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी, तो एटॉमिक साइज भी घटा और एनर्जी भी घट गई। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा। ये हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1s सबसे पहले कक्षक लिखा गया है, n का मान लिखा गया है, l का मान लिखा गया है, n प्लस l वैल्यू लिखी गई है। कक्षक क्या है, यहाँ पर 1s है। सबसे पहले देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वही क्या होता है, n का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखो 1 जो है वो आपका n का वैल्यू है, तो आपने लिखा 1। l का वैल्यू कितना है, यहाँ पर s के लिए 0 होता है, तो ऐसे में 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। 2s के लिए 2 प्लस 0 लिखेंगे, 2 प्लस 0 तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। इसके लिए कितना लिखोगे, 2 प्लस 1, क्योंकि l का वैल्यू p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो ऐसे में 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। इसके लिए लिख दो 3 प्लस 0 हो जाएगा, इसके लिए 3 प्लस 1 हो गया, इसके लिए 4 प्लस 0, इसके लिए 3 प्लस 2। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद अब n प्लस l वैल्यूज जब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पर इस ऑर्बिटल के लिए और इस ऑर्बिटल के लिए एज इट इज़ मिला, बिल्कुल सेम मिला। अब डिफरेंस क्या था, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो अब देखिए इसके लिए n प्लस एल वैल्यू 3, इसके लिए भी n प्लस एल वैल्यू 3 मिला। लेकिन अब ज़रूरी है कि हमें देखना क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जिसकी n वैल्यू कम होती है वो ही उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है। अब इन दोनों में देख ले, यहाँ पर क्या n प्लस एल वैल्यू 4, यहाँ पर भी 4, बट यहाँ पर क्या हुआ कि n की वैल्यू 3 मिला और यहाँ पर क्या है 4। तो इस तरीके से क्या कहेंगे कि इस 3p की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू 4s। क्लियर हुआ। और इसी तरीके से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 5 मिला, यहाँ 5 मिला, बट n प्लस एल वैल्यू 5 मिला, एज इट इज़ मिला, बराबर मिला। तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। n की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, जहाँ वैल्यू कम होगा वहीं उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस वाले की, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इस ऑर्बिटल के कंपेरिजन में। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा। n प्लस एल रूल हमने डिस्कस किया है, इसको नेक्स्ट सेशन में हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।